बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को हैप्पी न्यू ईयर। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि इस नए साल में अल्लाह ताला जो है वो हमें मज़ीद कामयाबियों से नवाजे और हमारी हर जायज़ ख्वाहिशात जो है वो पूरी करे। आज का जो हमारा सेमिनार है उसका जो मेन पॉइंट है वो है हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। पेपर जो है वो हम किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, कौन सी ज़रूरी बातें जो हमें पता होनी चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, आज वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उन बातों को डिस्कस करने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि हम अगर अपनी 10 साल एजुकेशन हासिल करने के बाद कॉलेज में आए हैं तो व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस, इसके पीछे मकसद क्या है। और नेक्स्ट जो है अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी का जो वाई है अभी तक वो क्लियर नहीं है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर एक पूरी रिसर्च हो चुकी है, एक पूरी बुक है जिसकी कई ज़ुबानों में जो है वो ट्रांसलेशन हो चुकी है, फाइंड योर वाई। तो आपकी ज़िंदगी का जो वाई है सबसे पहले वो आइडेंटिफाई होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। तो आज का जो सेमिनार है इनमें जो कुछ भी डिस्कस होने जा रहा है, अगर आप इन तमाम बातों को यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से नहीं, अगर आप अपने पूरे होशो हवास से और यहाँ से इन बातों को समझेंगे ना, तो इंशाल्लाह जैसे ही आप इस रूम से बाहर निकलेंगे आपकी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी होगी। तो करें स्टार्ट। आर यू रेडी? आवाज़ नहीं आई। आर यू रेडी? मज़ा नहीं आया अभी भी। ओके, आर यू रेडी? ओके जी, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि आपने 10 साल एजुकेशन हासिल कर ली है और जब हम छोटे थे तो हमसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हमारे रिलेटिव्स ने पूछा, हमारे पेरेंट्स ने पूछा, हमारे फ्रेंड्स ने पूछा, इवन के हमारे दोस्तों ने पूछा और हमारे टीचर्स ने भी पूछा कि भाई बड़े होके क्या बनना है। तो हमने क्या उनको आंसर दिए थे, सर डॉक्टर बनेंगे, सर हमने बड़े होके पायलट बनना है, सर हमने बड़े होके इंजीनियर बनना है। तो अभी तक जो है वो दुनिया के अंदर 150 प्लस फील्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, लेकिन माजरत के साथ हमें सिर्फ 3 फील्ड्स का पता है, या मेन 2 चीज़ों का ही पता है, या डॉक्टर या इंजीनियर। बस हमें ये पता ही नहीं है कि हम आर्ट्स के साथ भी अगर अच्छे नंबर हासिल करेंगे तो हम उसमें भी बड़ा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है। क्योंकि हमारे बड़ों को ये बताया कि यहाँ डॉक्टर होता है या इंजीनियर होता है, दुनिया में तीसरा बंदा ही कोई नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरा बंदा जो है कभी हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। आपकी कैरियर काउंसलिंग पे भी एक सेमिनार हम करेंगे, उसमें बताएंगे कि आप जब सेकेंड ईयर पास आउट करने के बाद नेक्स्ट कौन कौन सी फील्ड्स पे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी मुझे कोई बताएगा खड़ा होके कि अभी तक कोई ऐसा बंदा है कि जिसकी लाइफ का कोई मकसद हो। एनीवन है किसी में इतनी हिम्मत? जी बेटा आप बताएं। माशाल्लाह जी। और कोई? एनीवन? जी ओके गुड जी बेटा। आवाज़ नहीं आई। माशाल्लाह जी।
कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के एम बनाए हुए हैं कि हमने इन फ्यूचर जो है वो ये बनना है, और बड़ी उम्मीद है कि इसके पीछे वो वर्किंग भी कर रहे होंगे। तो लेकिन एम तो हम बना लेते हैं, एम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन क्या एम बना लेना ही काफ़ी है या इसके पीछे वर्किंग भी ज़रूरी है? तो वर्किंग के लिए सबसे पहला काम आपने जो करना है गोल सेटिंग। तो क्या आपने इसके लिए कोई गोल सेटिंग की है? गोल सेटिंग का मतलब क्या है? गोल सेटिंग करने से पहले आपको अपने डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। जैसे आपने अपना कोई एम बनाया हुआ है, तो अगर आप अपना डेस्टिनेशन जो है वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उसे इंटरनली तौर पे मान चुके हैं कि मैंने यही करना है और यही बनना है, तो उसके लिए भी गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी का जो गोल होता है, आपकी ज़िंदगी का जो मकसद होता है, वो आपको मेहनत करने पे मजबूर करता है, वो आपको जगाए रखता है, वो आपको रुलाता है, जगाता है, तड़पाता है और मेहनत करने पे मजबूर करता है। तो आपने जो गोल सेटिंग है वो करनी कैसे है? गोल सेटिंग होती क्या है? अब मुझे आपने मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि दो टीम्स हैं, फुटबॉल का मैच जो है वो शुरू होने जा रहा है। एक टीम का कोच जो है वो उसे कह रहा है कि भाई आपने पूरी जान लगा देनी है, आपने जो मर्जी हो जाए, आपने ये मैच जीतना है, क्योंकि ये मैच अगर हम जीत गए ना तो हमारी पूरी दुनिया में जो है वो जो है नाम हो जाएगा और हमें वो चीज़ें मिलेगी या वो हम चीज़ हासिल कर लेंगे जिसके लिए हमने वाकई मेहनत की हुई है। और दूसरी टीम का जो अंपायर है वो अपनी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, मेहनत करने पे मजबूर कर रहा है, और टीम के जो खिलाड़ी हैं वो पूरी की तरह जो है वो जोशफुल हैं, वो एक्साइटेड हैं ग्राउंड में उतरने के लिए, वो भरपूर जो है वो एनर्जेटिक जो है फील कर रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि जब दोनों टीम्स ग्राउंड में उतर जाएंगी तो उनका मकसद क्या होगा? जीतेंगे कैसे? गोल करेंगे। अब यहाँ पे उनका मकसद है गोल करना। क्या करना? गोल करना। अब हम क्या करते हैं कि उस फुटबॉल के ग्राउंड के दोनों पोल ही उठा देते हैं। अब वो अंपायर जितना मर्जी मोटिवेट कर लें, अब वो जो दोनों टीम है जितना मर्जी जोर लगा लें, अव्वल तो उनके जोर लगाने का, मेहनत करने का, एक्साइटमेंट का कोई मकसद ही नहीं रहा, तो इट मीन्स वो मेहनत नहीं करेंगे, वो अच्छे से खेलेंगे नहीं। क्यों? उनकी लाइफ का मकसद, उनके खेलने का मकसद नहीं है। इसी तरह हमारी लाइफ है भाई, हम ग्राउंड में तो उतरे हुए हैं, ग्राउंड में तो उतरे हुए हैं, लेकिन हमारा मकसद ही नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं भेड़ चाल की तरह, लेकिन हमारा मकसद ही नहीं है। तो हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा करीब भी हैं, 3 मंथ हैं, तो रास्ते जितने मर्जी बड़े हों, शुरुआत पहले कदम से होती है। तो नो डाउट आपने पूरा साल नहीं पढ़ा अल्लाह के हुक्म से, नो डाउट आपने अभी तक कुछ नहीं सोचा, पूरा साल प्लानिंग से नहीं चले, नो डाउट आपने बहुत सारी छुट्टियां की, आपके सर में पेन होता रहा, आपके घर में मेहमान आते रहे जिनको आप टाइम देते रहे, आप कहीं पे घूमने जाते रहे, लेकिन ये 3 मंथ या 4 मंथ जो रहते हैं ये आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं। जिस रिश्तेदार के लिए आप घर में बैठ के छुट्टी कर लेते हैं, वही रिश्तेदार कल को आपको बातें सुनाते हैं। ऐसे ही है। तो अभी आप यहाँ पे क्या अकेले बैठे हैं? आप यहाँ पे अकेले नहीं बैठे, आपके पेरेंट्स की लगाई हुई उम्मीदें भी आपके साथ हैं, जो उन्होंने बचपन में लगाई थी कि मेरा बच्चा बड़े हो गया ये बनेगा, हमने इसको ये बनाना है। और शायद आपको ये पता नहीं होगा कि पेरेंट्स जो हैं वो आपको कुछ बनाने के लिए अपनी सारी ख्वाहिशात को पीछे छोड़ देते हैं, और आप खुद से कह रहे होते हो देखा जाएगा। यही कहते हो ना, कोई बात नहीं, घर में नहीं पढ़ रहे, सर ने कौन सा कुछ कहना है, देखा जाएगा, थोड़ी सी बेइज्जती कर देंगे कि उस्मान साहब खड़े करके बाहर निकाल देंगे, और कौन सा कुछ कहना है। तो गोल सेटिंग बड़ी ज़रूरी है भाई।
तो क्या आप में से किसी ने गोल सेटिंग भी की है? क्या डेली बेसिस पे उसके ऊपर वर्किंग भी कर रहे हैं आप लोग? एनीवन? या बस एम ही सेट करके साइड पे अलमारी में रखा हुआ है, वो भी लोग के बगैर, कोई भी उठाए ले जाए? किसी ने गोल सेटिंग की है? नहीं की? चलें देखते हैं जी गोल सेटिंग क्यों ज़रूरी है। अच्छा जी, आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि हमें पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए बताएं? एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, जोश, जज्बा, क्या चाहिए बताओ भाई? क्या चाहिए? माउंटेन इटसेल्फ, पहाड़ बजाते खुद। तो भाई हमारे अंदर एनर्जी है, जोश है, जज्बा है, इंसान के अंदर सारा कुछ है, लेकिन मकसद ही नहीं है। तो वो एनर्जी, वो जोश, वो जज्बा, वो मेहनत किसी भी काम की नहीं है भाई। तो इसलिए गोल सेट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि गोल जो है वो आपको मेहनत करने पे मजबूर करता है। नेक्स्ट, जैसे हमने किसी को ईमेल करनी है भाई, तो क्या उसके एड्रेस का पता होना चाहिए? उसकी ईमेल का हमें पता होना चाहिए, फिर ही वो मेल उसके अंदर वहाँ तक पहुँचेगी। ऐसे ही है, यानी उस मेल का जो है एक डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर मेल वहाँ पे पहुँचाई जाती है। तो अगर हमारे पास ईमेल ना हो अगले बंदे की, तो क्या हम अपने पैगामात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं? नहीं पहुँचा सकते। ठीक है। इसी तरह एक बहरी जहाज़, अगर हम पूरे समंदर में उस बहरी जहाज़ को भेज दें, और समंदर आपको पता है इतना ज़्यादा बड़ा होता है, वहाँ पे जो रास्ता है वो आइडेंटिफाई नहीं होता। वहाँ पे हम रुक के किसी से पूछ भी नहीं सकते कि भाई बताना ये फ़लाँ जगह कहाँ पे जाती है, क्योंकि ना उधर कोई होना है ना किसी ने कुछ आपको बताना है। तो वहाँ पे कौन सी चीज़ काम करती है? वो है डायरेक्शन मीटर, जो शिप के अंदर लगा होता है, जो बताता है कि भाई आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर आपको अपनी मूवमेंट की डायरेक्शन ही नहीं पता और आप बस समंदर में उस बहरी जहाज़ की तरह घूमते जा रहे हैं, तो भाई आप कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। आप ऐसे भटकते रहेंगे, ऐसे ही ज़िंदगी गुजरती रहेगी आपकी। ठीक है। तो इसलिए गोल सेटिंग और एम बहुत ज़रूरी है। अब आप ट्रेन स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे जाके कौन कौन गया हुआ भाई ट्रेन स्टेशन पे? कभी देखा हो? और कभी मूवीज़ में देखा हो? वैसे तो नहीं देखा। तो अगर आप ट्रेन स्टेशन पे जाके वो जो टिकट बाय करने वाली विंडो होती है उसके नीचे से आप उसे कह रहे हैं भाई मुझे टिकट दे दो, टिकट दे दो, चीख रहे हैं, चला रहे हैं, उसे कह रहे हैं मुझे टिकट दो, और वो आपसे पूछ रहा है कि भाई जाना कहाँ पे है, कहाँ की टिकट मैं आपको दूँ, और आप कह रहे हो कि मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पे जाना है, बस मुझे टिकट दो। तो क्या वो आपको टिकट देगा? नहीं देगा। तो इट मीन्स आपको कहीं पहुँचने के लिए, कहीं जाने के लिए उस डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो देन आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, आपको पता चल जाता है मैंने किस तरफ मूव करना है। तो गोल सेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई अपने एम को अचीव करने के लिए। एक सर्वे के मुताबिक 1979 में MBA के स्टूडेंट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये एक सर्वे किया गया। उस सर्वे के मुताबिक जब वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनसे पूछा गया तो पता चला कि उनमें से 84% स्टूडेंट्स ने अपना गोल ही सेट नहीं किया। उनमें से 84% ने अपना गोल ही सेट नहीं किया। 13% लोगों ने गोल तो सेट किया था लेकिन पेपर पे राइट डाउन नहीं किया था, और उनमें से ओनली 3% ऐसे लोग थे जिन्होंने गोल भी सेट किया था और पेपर पे राइट डाउन भी किया था। अब इमेजिन करो पेपर पे गोल राइट डाउन करने के जो इम्पैक्ट हैं वो कितने हो सकते हैं, इमेजिन कर सकते हो? है तो छोटी सी बात कि एक बंदा गोल लिख लेता है और एक बंदा गोल लिखता ही नहीं है, और एक बंदा जो है वो गोल सेट ही नहीं करता। चलो जो सेट नहीं करता वो तो अलग ही है ना, गेम से ही बाहर है,
लेकिन जो एक बंदा गोल सेट कर लेता है और एक लिख लेता है, जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है, सोच लिया, लिखा नहीं कि उस मकसद को अचीव कैसे करना है। तो भाई इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या हो सकता है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। है तो छोटी सी बात। तो जब 10 साल के बाद उन्हीं लोगों को स्टडी किया गया जिन्होंने गोल सेट नहीं किए थे या जिन्होंने गोल सेट किए थे, इसके अलावा जिन्होंने गोल सेट किए थे और साथ उनको राइट डाउन भी किया था, तो कितना डिफरेंस। 84% जो लोग थे वो हैंड टू माउथ थे, यानी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे, बिल्कुल उसी की तरह कि एक समंदर के अंदर बहरी जहाज़ विदाउट डायरेक्शन मीट भटक रहा है, मतलब अपनी ज़िंदगी जैसे गुजर रही है गुजार रहा है। ठीक है। और इसमें से 13% जो लोग थे, इन्होंने इतना ग्रो किया इन लोगों से 3 टाइम, यानी 3 गुना ज़्यादा जो है वो लोग तरक्की याफ्ता थे और इन लोगों से ग्रो कर चुके थे। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, ओनली 3% लोग, यानी जिन्होंने अपना गोल्स ना सिर्फ सेट किया था बल्कि उसको पेपर पे राइट डाउन भी किया था। तो उनमें से सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना जो गोल था वो राइट डाउन भी किया था। वो इन 97% लोगों से कितने गुना ज़्यादा ग्रो कर चुके थे, 10 टाइम। सिर्फ एक पेपर पे राइट डाउन करने से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम में से कभी भी किसी ने पेपर पे कुछ लिख के नहीं देखा। हम में से कभी भी किसी बच्चे ने, स्टूडेंट्स ने कभी भी पेपर पे ये नहीं लिखा कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं या कौन सी ऐसे जो है क्वालिटीज़ नहीं हैं या बैड थिंग्स हैं मेरे अंदर, कभी भी राइट डाउन नहीं की। कभी भी हमने मकसद सेट नहीं किया और कभी हमने अगर किसी की बातों में आके मोटिवेशन लेके मन ही मन में कुछ सोच भी लिया करने का, तो उसको कभी लिख के नहीं देखा। उसको ये नहीं देखा कि हम इसको अचीव कैसे कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यहाँ पे बैठे हैं और अपने मन ही मन में ये सोच रहे होंगे कि हमने भी अब कोई एम सेट करना है, और अगर हमने कर लिया है तो उसको पेपर पे राइट डाउन लाजमी करना है, सोच रहे हैं। लेकिन इस रूम के अंदर जो आप सोच रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इस रूम के बाहर जो आप सोचेंगे वो मैटर करेगा, वो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। मोटिवेशन शुड बी इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन। अभी मोटिवेशन आउटसाइड इन हो रही है, लेकिन जब मोटिवेशन अंदर से बाहर आएगी ना, आपके अंदर से मोटिवेशन निकलेगी, असल में मोटिवेशन वो नहीं है। और उसी मोटिवेशन ने आपको मजबूर करना है कुछ करने पे। तो गोल सेट करने के बाद क्या आप पेपर पे राइट डाउन करेंगे? आवाज़ नहीं आई। भाई इस एनर्जी से आपने गोल सेट करना है। ओके जी। अब मुझे बताएं, क्या हो कि आप एक ऐसी गाड़ी में बैठ जाएं जिसमें बैठने के बाद आपको ठीक 16 सेकंड के बाद पता चले कि भाई ये वो गाड़ी नहीं है जिसमें मैं बैठना चाहता था, या ये उस डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रही जिस तरफ मैं जाना चाहता था। तो आपकी ज़िंदगी के 16 सेकंड क्या होंगे? तो आप कहेंगे खैर 16 सेकंड ही है। बट ये वाले 16 सेकंड जो हैं अगर मल्टीप्लाई होते रहेंगे, आप बैठे रहेंगे, तो वो 16 सेकंड से 16 डेज़ पे जाएगा काम। 16 डेज से फिर वो 16 वीक्स पे पहुंचेगा, 16 वीक्स से और 16 ईयर तक पहुंचेगा। और अगर आप उसी गाड़ी में बैठे रहेंगे, अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, उसके ऊपर थिंक ओवर नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, खुद से स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो आप उसी डायरेक्शन की तरफ मूव ऑन करते रहेंगे। और ठीक 16 साल के बाद आप खुद से कह रहे होंगे कि पढ़ाई का फ़ायदा कोई नहीं है। अक्सर हमने अपने बड़ों को सुना है, पाकिस्तान जो तुम पढ़ाई नहीं रही, पढ़न का नहीं फ़ायदा, नौकरियां लभदियां नहीं, ऐसे ही है।
इट मीन्स आपने वो जो स्टडी की है फिर क्या करने के लिए की है? नौकरी लबन ली, जॉब करने के लिए की है। अगर जॉब नहीं होगी तो क्या आप इस काबिल हो सकते हैं उस अपनी 16 साल तलीम से? क्या ये आप इतनी थिंकिंग रख सकते हैं कि आप खुद से कुछ कर सकें? होना चाहिए ना। तलीम जो है वो हमें उन लोगों से डिफ्रेंशिएट इसीलिए करती है कि हमारी सोचने की सलाहियत उनसे अच्छी होती है। अगर हमारी सोचने की कुछ सलाहियत अच्छी हैं तो हमारे कुछ करने के भी जज्बात अलग होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसी गाड़ी में ना बैठे रहें। 10 साल तलीम आप हासिल कर चुके हैं, 10 साल में 10 साल ज़िंदगी के गुजर चुके हैं, 6 साल रहते हैं उस 16 साल तलीम हासिल करने के लिए। तो क्या आपने 10 साल में तो कुछ ऐसा नहीं सोचा कि कुछ करना है, कुछ बनना है? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ हैं। सर हमें कभी किसी ने बताया नहीं, सर हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, सर हमने कभी सोचा नहीं है, सर हमारे पास उतने वसाइल नहीं हैं, सर ये वो फलां फलां फलां। तो अगर आप खुद को एक्सक्यूज़ करते रहेंगे, ब्लेम करते रहेंगे, तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको शायद एक चीज़ का पता नहीं है, वो आगे आएगी, कि जो आप सोचते हैं ना इंसान के साथ वैसे ही होना शुरू हो जाता है। अभी तो आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। ठीक है, और एक हदीस है कि अल्लाह ताला बंदे के गुमान पे पूरा उतरता है। और आज के टाइम पे गोरों ने इसको क्या नेम दे दिया है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? गोरे जो हैं वो अपनी बुक्स में ये लिखते हैं कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि एक इंसान जो सोचने लगता है उसको इर्द गिर्द का माहौल वैसे ही दिखना शुरू हो जाता है, उसकी लाइफ में लोग वैसे ही आना शुरू हो जाते हैं, उसकी लाइफ वैसे ही चलना शुरू हो जाती है। इट मीन्स अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो ज़िंदगी में हमें नेगेटिव चीज़ें नज़र आनी हैं, ज़िंदगी में हमें नेगेटिव लोग ही मिलने हैं। और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, हमारे साथ भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा, हम दूसरों के साथ भी अच्छा कर रहे होंगे। तो इसलिए थिंक पॉजिटिव। केमिस्ट्री में प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। तो थिंक पॉजिटिव लाइक अ प्रोटॉन। ओके, स्मार्ट गोल क्या होते हैं? अब तो गोल हमने पढ़ ली है, गोल सेटिंग पढ़ ली भाई, अब सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब स्मार्ट गोल जो हैं वो एक स्मार्ट गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट गोल जो है स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, कि मखसूस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है। सियाने कहते 2 घर का परौना भुख रह जाता है ना। तो अगर आप कहो ना कि मैं अगर फैसलाबाद जाना है तो मैंने फलां के घर भी जाना है, फलां के घर भी जाना है, फलां के घर भी जाना है। और मज़े की बात कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि जब हम कहीं पे जाते हैं और हमें 2-4 जगह घूमनी होती है तो हम फिर भूखे रह जाते हैं। इसी तरह अगर हमारे 2-4 गोल होंगे तो एक भी अचीव नहीं होगा, और हम खुद से कह रहे होंगे कोई बात नहीं, अगर ये नहीं अचीव होता तो वो करने की कोशिश कर लेते हैं, अगर वो नहीं होता तो वो करने की कोशिश कर लेते हैं। तो इसी चक्कर में टाइम भी वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आपका जो गोल है वो क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको कंफर्म होना चाहिए कि भाई मैंने ये अचीव करना है। नेक्स्ट, मेजरेबल होना चाहिए भाई। मेजरेबल मीन कि आपने उसको मेजर किया हो। मेजर का मतलब आपको पता हो कि क्या ये वाकई ही अचीव हो सकता है या नहीं। आपको एक बात कहने जा रहा हूँ, इसको ज़रा अच्छे से समझ लेना। वो चीज़ जो आपने सोच रखी है और वही चीज़ इस दुनिया में अगर किसी ने अचीव कर ली है तो आप भी उसको हासिल कर सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपने जो सोच रखा है अगर वो ऑलरेडी इस दुनिया में अचीवेबल है तो आप भी उसको हासिल कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब क्या है कि एक मछली है, उसने गोल सेट कर लिया
कि मैंने अब दरख्त पे चढ़ना है, तो ये गोल तो मेजरेबल ही नहीं है उसके लिए, तो क्या वो चढ़ पाएगी? लेकिन उस मछली ने कहीं पे ये सुन रखा है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, ऐसे ही है। उस मछली ने सुना है कि मेहनत वाला बंदा जो है वो कभी नाकाम नहीं होता। अब वो इसी चीज़ को सोचते हुए मेहनत कर रही है, मैंने दरख्त पे चढ़ना है, तो क्या वो चढ़ पाएगी? यस वाले हाथ खड़े करेगा। वो दरख्त पे आवाज नहीं आई, वो दरख्त पे नहीं चढ़ पाएगी। इट मीन्स आपका जो गोल है, जो आप सेट कर चुके हैं, जो आप जिसको राइट डाउन कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं वाकई उसको अचीव कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है अचीवेबल। क्या होना चाहिए? अचीवेबल होना चाहिए। यानी आप ऐसा गोल सेट करें जो वाकई ही आप अचीव कर सकते हैं। और आप कौन सा गोल सेट कर सकते हैं? जो दुनिया में किसी ने अचीव कर रखा है, वो अचीवेबल गोल है, आप उसको अचीव कर सकते हैं। अब गोल जो है वो रेलिवेंट भी होना चाहिए। ये स्मार्ट गोल का मतलब ये है कि ये आपको उस तरफ लेके जा रहा है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। रेलिवेंट मीन जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि जो इररेलिवेंट गोल्स होते हैं उसको जब आप सेट करते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा मेहनत चाहिए, ज़्यादा स्ट्रगल चाहिए। बट अगर आपके इंटरेस्ट के साथ वो गोल मैच करता है तो वो रेलिवेंट गोल है। तो आप हमेशा स्मार्ट गोल बनाएं और स्मार्ट गोल में ये रेलिवेंट ज़रूर देखना है। टाइम बॉन्डेड होना चाहिए भाई, टाइम बॉन्डेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने गोल तो सेट कर लिया, वो स्पेसिफिक भी है, वो मेजरेबल भी है, वो अचीवेबल भी है, वो रेलिवेंट भी है, बट टाइम बॉन्डेड नहीं है। आपने ये सोच रखा है बस मैंने इसको अचीव करना है, बट आपने टाइम सेट नहीं किया। अब आप कभी भी किसी भी गाड़ी में बैठते हो, फैसलाबाद जाना है, लाहौर जाना है, तो उसके लिए टाइम होता है भाई, टाइम बॉन्डेड होता है। अब आपने लाहौर जाना है मोटरवे के थ्रू, 2.5 घंटे में आप 2 घंटे में लाहौर पहुंच जाते हैं, तो वो टाइम बॉन्डेड है। 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाएंगे। तो आपने ऐसा गोल सेट कर लिया जिसका टाइम ही नहीं आपने सेट किया, और आपने खुद से कहा कि बस ये ज़िंदगी में एक बार अचीव करना है, चाहे मैं बूढ़ा हो जाऊं। तो ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए आपने उसको अचीव करने के लिए उसका जो टाइम जो है वो बाउंड करना है, टाइम ज़रूर सेट करना है। आज से मैं 10 साल बाद या 20 साल बाद या 15 साल बाद मैं कुछ ऐसा कर रहा होऊंगा या ऐसा कर रही होंगी जो लाइफ में कभी भी किसी ज़िंदगी में किसी बंदे ने अचीव नहीं किया होगा, और उसके लिए आप मेहनत करें। ओके, अब आपने अपने हैंड को अपने फेस के सामने लेके आना है। पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर फेस, ऐसे बिल्कुल करीब, ऐसे हैंड अपने फेस के बिल्कुल करीब ले गए प्लीज़ मैम। ऐसे आपने हैंड जो है वो बिल्कुल फेस के सामने लेके आना है, बिल्कुल करीब ऐसे। ये देखें जैसे मैंने रखा हुआ, बिल्कुल ऐसे रखें, बिल्कुल करीब। अब आपने अपने हैंड को देखना है, अपने हैंड को देखें। तो क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? आपका हैंड आपकी प्रॉब्लम है। इमेजिन कर लें आपने जो हैंड अपने फेस के सामने रखा है, ये आपकी लाइफ के अंदर ये आपकी एक प्रॉब्लम है, और मैं क्या हूं? आपका मकसद। अब जब आप अपने हैंड को देख रहे हैं तो क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जब आप अपने हैंड को देख पा रहे हैं तो क्या मुझे देख पा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हैं। यानी जब हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं, तो हम अपने गोल को भी थोड़ा थोड़ा देख पा रहे होते हैं, लेकिन वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता। ओके, अब आप वैसे ही अपना हैंड अपने फेस के सामने रखें, और अब आप हैंड को नहीं बल्कि मुझे देखें। हैंड वहीं पर रहेगा, अब आप मुझे देखें, तो क्या मैं नज़र आ रहा हूँ? इट मीन्स when you focus on the problem you lose the goal, but when you focus on the goal you lose the problem.
इट मीन्स डोंट चेंज द गोल बट चेंज द स्ट्रेटजी टू अचीव द गोल। गोल को चेंज नहीं करना भाई, डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई कर लो, मकसद नहीं चेंज होना चाहिए। रास्ते जुदा हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, मंजिल नहीं जुदा होनी चाहिए भाई। ओके, याद रखें भाई, जिंदगी के अंदर आप जितना बड़ा सोच सकते हैं आप उतना बड़ा कर भी सकते हैं। ये सुनने में बात शायद आपको अजीब लग रही हो, जिंदगी में आप जितना बड़ा सोच सकते हैं आप उतना बड़ा कर भी सकते हैं। दुनिया में बेशुमार काम हो रहे हैं जिसकी बुनियाद आज से 15, 20, 50 साल बाद या 100 साल पहले रखी हुई थी, लेकिन वो अचीवेबल हैं। तो भाई रास्ते जितने मर्जी लंबे हों, 20 साल का आपका गोल है, 30 साल का गोल है, उसकी शुरुआत आपके पहले कदम से होनी है भाई। उसके लिए जब आप बढ़ेंगे उसकी तरफ, उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है 99% लोग गोल सेट करते हैं, 99% लोग गोल सेट करते हैं, ठीक है। उसमें से सिर्फ 3% जो लोग हैं वो उसको राइट डाउन करते हैं, और उसमें से शायद 1% होंगे जो उसको अचीव करने की स्ट्रगल करते हैं, और यही रियलिटी है, ठीक है। तो एक आयत है सूरत नजम, वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। भाई जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है, आप किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करें ज़िंदगी में आपको वो ज़रूर मिलेगी, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो आखिरत की हो। कोई भी चीज़ जिसके लिए आप स्ट्रगल करें, लेकिन इससे पहले इन्नमल अमालु बिन्नियात, यह माल नेक माल नहीं है। दुनिया का कोई भी अमल हो सकता है, जो आपके अमल हैं उसका जो दारोमदार है किस पे है, नीयत क्या है, उसी पे तो बात कर रहे हैं भाई। वो आपका गोल है, वो आपका एम है, वही नीयत है। आप नीयत करते हो मैंने ये बनना है, मैंने ये करना है, फिर जब आप नीयत कर लेते हो उसका दारोमदार किस पे होगा, अमल पे होगा। यानी दारोमदार मतलब वो कब अचीवेबल होगा, जब अमल करेंगे। और अमल के बाद जब आप गिरते हो, मुसलसल नाकाम होते हो, तो अल्लाह ताला ने ये भी कहा इन्नल्लाह मस्साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के। फिर ये भी कहा कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। फिर अल्लाह ताला बंदे के गुमान पे पूरा उतरता है जो वो सोचता है। तो इतनी बातें अगर हमारी ज़िंदगी में हैं तो हम क्यों फिर परेशान होते हैं, हम क्यों सोचते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या उनके कुछ 4 पाँव होते हैं, 4 हाथ होते हैं? आप क्यों नहीं कर सकते? तो जो आप सोच सकते हैं आप वो कर भी सकते हैं। ओके, तो हमारा मेन काम था गोल को सेट करना और उसको अचीव कैसे करना। तो यहाँ तक हमने अच्छे से समझ लिया कि हम गोल को कैसे सेट कर सकते हैं और उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हम अगर पढ़ रहे हैं और 1 साल के बाद जो पेपर हमारे पास आते हैं उसमें हम कौन सी ऐसे काम जो हैं वो सीखेंगे जिससे हम अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर पैटर्न 2024 का थोड़ा सा चेंज हुआ है, सिर्फ फर्स्ट ईयर और 9th के बच्चों के लिए। उसमें ये है कि जो ग्रेडिंग फार्मूला अब यूज़ होना है ना 2024 में, वो 40% वाला पास होगा, ठीक है। और उसमें अगर आप इसको जूम करें ना थोड़ा सा, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो A++ वाला मार्क्स है वो एक्सेप्शनल है, 95 to 100% जो जिसके मार्क्स होंगे। फिर A+ जो है वो 90% to 95 आउटस्टैंडिंग होगा, इसी तरह एक्सीलेंट होगा, वेरी गुड गुड। तो ये आपके जो अब आपको डिग्री मिलेगी ना उसके ऊपर ये लिखा होगा कि ये एक्सेप्शनल है, आउटस्टैंडिंग है, क्या है, पास फेल वाला सीन नहीं, ये नहीं लिखा होगा पास है या फेल है, मतलब ये ग्रेड्स लिखे होंगे जो 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स 2024। ओके, आपने एक चीज़ देख लेनी है, ये स्पेशल सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों के जो बोर्ड के पेपर थे वो आउटस्टैंडिंग हुए थे, बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ था, बाज़ार से वो जो लिखी हुई कॉपीज़ होती हैं प्रैक्टिकल की वो परचेज़ की, खुद से नहीं लिखी। और जब वो लेके गए वहाँ पे जो एग्जामिनर था उसने वो कॉपीज़ उनके सामने फाड़ दी। तो हुआ क्या कि प्रैक्टिकल में जो फेल है वो तो ओवरऑल फेल है।
तो इसलिए भाई इस साल ये मिस्टेक नहीं करनी, स्पेशली सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, कॉपीज़ जो हैं वो बाज़ार से खुद परचेज़ करें और उसको खुद राइट डाउन करें। राइट डाउन करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? एक तो आप इस चीज़ से बचेंगे जुगाड़ वाले तरीके से। दूसरा जो है उसमें जब आप खुद से प्रैक्टिकल समझ के लिखेंगे तो बोर्ड में जब आप पेपर वहाँ पे हल कर रहे होंगे आपको पता भी होगा कैसे लिखना है, क्योंकि अक्सर हमने ड्यूटीज़ की हुई हैं प्रैक्टिकल्स में, बच्चों को हम इवन के पेज फाड़ के दे देते हैं, बच्चों को पता नहीं चल रहा होता क्या लिखना है, उसमें से कितना लिखना है, कैसे लिखना है। तो ये उसी को पता होगा जिसने भाई अपनी कॉपी खुद राइट डाउन की हुई है। तो इस बात को ज़रा अच्छे से आपने समझ लेना भी। ओके भी, तो हमने पैटर्न देखा, अब हमने पेपर प्रेजेंटेशन की तरफ जाना है। तो पेपर प्रेजेंटेशन जो है साइंस सब्जेक्ट्स की कैसी होनी चाहिए, आर्ट्स सब्जेक्ट्स की कैसी होनी चाहिए। साइंस सब्जेक्ट्स की मैं गाइड करूँगा, आर्ट्स की सर गाइड करेंगे आपको। तो साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, वैसे इंग्लिश भी आ जाती है साइंस में, लेकिन वो मोस्टली आर्ट्स में कंसीडर होती है। और उर्दू और इंग्लिश का जो पैटर्न है वो तकरीबन सेम होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए भी। अच्छा, इसमें ना पैटर्न देखें पहले, सेम मार्क्स होते हैं ये तीन जो पेपर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इनके जो मार्क्स हैं वो तीनों के क्या हैं, सेम है, 85 होते हैं। और इनका जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी तकरीबन क्या है, सेम है। ठीक है, अब हमने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये हम आगे देखेंगे। ये तीनों सेम है। जो हमने पेपर प्रेजेंटेशन देखनी है नेक्स्ट, इन तीनों की क्या होगी, सेम होगी। इन तीनों को अटेम्प्ट करने का तरीका सेम होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो मैथ का पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। और 100 मार्क्स में जो 20 मार्क्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के होते हैं, और जो 50 होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं, और 30 लॉन्ग क्वेश्चंस। और इसी तरह कंप्यूटर का जो पेपर है उसमें चूंकि 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है सेकंड ईयर में, तो इस वजह से ये 75 मार्क्स का होता है। 15 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 36 शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं, और 24 लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं। तो हम देखेंगे भाई पेपर प्रेजेंटेशन केमिस्ट्री की कुछ सैंपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि हम पेपर जो है वो किस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं, और कौन कौन सी ज़रूरी बातें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से। तो कुछ सैंपल ज़रा मैं शेयर कर रहा हूँ, ज़रा चेक कर लें। पेपर प्रेजेंटेशन में स्पेशली मैं केमिस्ट्री की दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तकरीबन सेम है, और उसमें फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, वो तो केमिस्ट्री में भी आते हैं। तो वो कैसे लिखने हैं वो उसमें आपको पता है कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ सैंपल्स हैं, ये इधर शायद क्लियर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका एक ना आपको पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि ये कैसे लिखा हुआ है। ये फर्स्ट ईयर के पेपर हैं भाई। फर्स्ट ईयर का कौन सा चैप्टर है भाई, 4। तो उसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या था, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसने ये थोड़ी कहा भाई एग्जाम्पल देनी है, उसने तो कहा भाई डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सर इस वजह से मैं डेफिनेशन ही लिख के आया था, नंबर पता नहीं कहाँ से काट लिए भाई। बात ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा, नंबर नहीं काट सकता। मैं आगे पॉइंट्स बताऊंगा आपने लिखना कैसे है कि एग्जामिनर जो मर्जी कर ले वो आपके नंबर नहीं काट सकता, अगर आप वो बातें एग्ज़ाम में बैठ के थिंकिंग के साथ उसको फुलफिल करके आए। तो अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन एंड हुआ। क्वेश्चन एंड होने के बाद एक लाइन है, मार्जिन लाइन हाफ पेज पे, जो बताती है कि भाई शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे एंड हो गया। इसी तरह जब नेक्स्ट शुरू किया तो उसने उसका 7 पार्ट डिबाय फोर्स और आगे उसको हल किया हुआ है। ये नेक्स्ट, ये वाला जो पीछे वाला क्वेश्चन है, HF इज़ अ वीक एसिड। केमिस्ट्री वाले बच्चे इसको समझ रहे होंगे कि HF वीक एसिड क्यों है, हेडिंग दी, रीज़न लिखी और साथ डायग्राम भी बना दी और बताया कि क्यों ये वीक एसिड है। ठीक है, एक रीज़न। इसी तरह वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग्स लिखने से पहले क्या करना होता है वो मैं बताऊंगा कि हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए, उसमें फिर जो लिखना है वो फिर बंदा खुद ब खुद लिख ही लेता है। इसी तरह ये ज़रा देख लें आप, कुछ सैंपल्स हैं, डायग्राम कैसे बनानी है, इसको कैसे एंड अप करना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसको ज़रा देख लें आप।
ओके, अब हम देखेंगे कि हाउ टू अटैम्प्ट पेपर कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है, वो ज़रा देख लें, अपने राइट डाउन करनी है, अपने रजिस्टर और पेंसिल जो हैं वो अपने सामने रख लें। तो लेट्स सपोज ये बातें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन बातों को आपने ना सिर्फ राइट डाउन करना है बल्कि अच्छे तरीके से समझ लेना है। और आपके पास जो 3-4 मंथ हैं, अगर इसमें आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको बोर्ड के एग्जाम्स में बैठ के इतना टाइम नहीं लगेगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने आदत ही बनानी है। ओके, तो हमारे पास लेट्स सपोज मैं एग्जामिनर हूँ और मेरे पास 2 पेपर आए। इन 2 पेपर्स में ये वाला जो पेपर है ये टॉपर का है, और ये वाला जो पेपर है यहाँ हम कह सकते हैं ये बच्चा फेल है, यहाँ मसा मजबूरी ना पास होया। तो इस वजह से इसको हमने ना यहाँ पे डिस्कस करना है कि ये वाला जो पेपर है ये टॉपर का है। इसने ऐसा क्या किया था कि ये टॉप कर गया, क्योंकि ये एक क्लास में थे, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते रहे, सेम टीचर पढ़ाते रहे, लेकिन इसने ऐसा क्या कर दिया कि इसके मार्क्स अच्छे हैं, ये टॉपर है, और इसने ऐसा क्या किया कि ये क्या है, फेल है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए भाई, पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट डाउन करें, पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर पेपर ही नीट एंड क्लीन नहीं होगा, गंदा सा लिखा होगा, तो उसका इम्पैक्ट वैसे ही पड़ जाना है कि भाई ये पेपर उस बच्चे ने लिखा हुआ है जिसको कुछ आता ही नहीं था। ये एक इमेज बन जाती है ना, एक इमेज सेट हो जाती है। जैसे इमेजिन करें हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे सामने से 2 बंदे आ रहे हैं, एक ने पेंट कोट पहना हुआ है अच्छा सा करके, नीट एंड क्लीन लग रहा है, और एक ने धोती कुर्ता पहना हुआ है। अब आपके माइंड में इमेज क्या जाएगा बताओ, पेंट कोट वाला क्या है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएशन की होगी, किसी अच्छी पोस्ट पे होगा, और धोती कुर्ते वाला जिम्मेदार है, सिंपल ज़बान में पेंडू है, ऐसे ही है। तो ये तो हमने इमेज बना ली, लेकिन वो जैसे ही 2 बंदे हमारे सामने आए, जब हमने उनसे गुफ्तगू की तो वो जो धोती कुर्ते वाला था वो इंग्लिश बोल रहा था, और अगर वो उर्दू भी बोलता था तो आउटस्टैंडिंग, अदरीस साहब जैसी बहुत अच्छी उर्दू बोलता था। और दूसरा जो पेंट कोट वाला बंदा था वो ठोस पंजाबी बोल रहा था, बल्कि समझ लो कि वो जो जंग वाली साइड पे बोलते हैं उस तरह की। तो देखने से आपकी माइंड में जो इमेज बनता है उसको आपने सबसे पहले कैसे क्लियर करना है कि आपका पेपर क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन से मतलब आपका पेपर दिखने में अच्छा होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर पढ़ने से पहले जब आपका पेपर देखे तो उसके माइंड में एक इमेज सेट हो जाए कि भाई ये पेपर जिस बच्चे का भी है वो पढ़ने वाला है। ये एक इमेज सेट होनी चाहिए। लेट्स सपोज जी यहाँ पे किसी बच्चे की बर्थडे है, अब वो केक लेने जाएगा तो क्या देखेगा, कि डिज़ाइन ही देखना है ना केक का, दिखने में अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही है, आप वो वाला केक सेलेक्ट करेंगे जो दिखने में यहाँ जो सस्ता है, जो केक दिखने में अच्छा है आप उसी को परचेज करेंगे। ऐसे ही है, आपने खाया नहीं है, आपने जस्ट देखने से अपने माइंड में इमेज बना ली भाई ये दिखने में अगर अच्छा है तो यही केक लेना है, लेकिन जब आप उसे खाएंगे तो बाद में आपको टेस्ट का पता चलेगा। इसी तरह एग्जामिनर ने वो पेपर पहले देखना है, पढ़ना उसने बाद में है। जब उसने पढ़ना है उसको तो बाद में पता चलना है कि ये इसका टेस्ट अच्छा है या नहीं, लेकिन जो देखने से इमेज बनना चाहिए वो एग्जामिनर के माइंड में जाना चाहिए भी इमेज। क्लियर है भाई? तो पहला पॉइंट क्या है, ओके, पेपर नीट एंड क्लीन का मतलब ये नहीं है खाली छोड़ के आ जाना है। पेपर नीट एंड क्लीन का मतलब ये है कि लिखना है और साफ सुथरा लिखना है। ओके, जब आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक होती हैं प्रॉपर हेडिंग्स, एक होती हैं इम्प्रॉपर हेडिंग्स। यानी एक होती हैं ज़रूरी है, एक होती हैं गैर ज़रूरी हेडिंग्स। आपने ज़रूरी हेडिंग्स पे फोकस करना है, जो हेडिंग्स लिखने वाली हैं वो आपने हेडिंग्स देनी है, जो गैर ज़रूरी हेडिंग्स हैं वो आपने हेडिंग्स नहीं देनी। ठीक है, तो हेडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास पेपर आता है उसमें आपको पता है 2-3 चीज़ें होती हैं। जो पहली चीज़ होती है उसमें होगा ऑब्जेक्टिव, वो तो हम अटैम्प्ट कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव आपको पता है अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है, बबल्स होते हैं, अक्सर हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपकी, तो उसमें बबल्स होते हैं, बबल्स आपने फिल करने होते हैं, आपने पेपर कोड लिखना होता है और आपका जो पेपर है वो डिफरेंट भी होता है। तो जो सब्जेक्टिव होता है ना, सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना होता है सब्जेक्टिव टाइप, यानी एग्जामिनर को पता हो कि आप कौन सा पेपर शुरू करने जा रहे हैं भाई, सब्जेक्टिव टाइप शुरू करने जा रहे हैं। अब जो सब्जेक्टिव टाइप है ना उसमें सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस 1 एंड सेक्शंस 2।
ठीक है, जैसे उर्दू में लिखा होता है अक्सर हिस्सा अव्वल एंड हिस्सा दोम। तो सेक्शन 1 में क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, सेक्शन 2 में क्या होते हैं, इसी तरह सेक्शन 1 आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी है, उसमें आपको पता है 12 क्वेश्चन आने हैं, 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, आप लिख लेते हो भाई क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के आगे 12 पार्ट हैं, तो उसमें से आपने जो भी अटेम्प्ट करना है वो आप यहाँ पे एक प्रॉपर हेडिंग में जो है उसको लिख देंगे। मतलब आप उसका नंबर भी लिख देंगे तो पता है कि 2 का ये वाला पार्ट है, फिर 2 का ये वाला पार्ट है, फिर 2 का ये वाला पार्ट। अब इसमें जो बातें आपने याद रखनी है, पहली बात कोशिश करें कि क्वेश्चंस जो हैं वो टू दी पॉइंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लें कि आंसर शुड बी आंसर टू द पॉइंट, यानी आंसर जो है वो आपने टू दी पॉइंट लिखना है। ये नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनर ने पूछा भाई शिमाल किधर है तो आप कहने लग जाओ जनूब है, जनूब जो है वो रंग बिरंगा होता है, जनूब के इर्द गिर्द जो है वो पहाड़ हैं, बागात हैं, और उसके आसपास कहीं शिमाल है, ऐसे नहीं बताना। मतलब जो पूछा जाए पहले आपने वो चीज़ बतानी है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा लिखें, उसी के एलिमेंट लिखें। अगर आप वही जो पूछा है वही बता रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे बता रहे होते हैं कि शिमाल जो होता है ये बड़ा कलरफुल है और इसके इर्द गिर्द बड़े बागात हैं और वहाँ पे यही वाले दरख्त उगते हैं और 2 पहाड़ों के दरमियान नदी भी है और शिमाल जो है बहुत खूबसूरत है, और आप मतलब इस तरह की बातें इररिलेवेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह अक्सर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी है कि जब आप कॉलेज से घर जाते हैं, आपको आपके घर वाले पूछते हैं कि बेटा खाना खाना है, उन्होंने आपसे पूछा भी खाना खाना है, आप कह रहे हैं कि नहीं मामा मैं ना कैंटीन पे गया था तो वहाँ पे ना आज वो फ्राइज़ बनी हुई थी, फिर वो समोसे भी बने थे, फिर दही भल्ले भी थे, फिर बिरयानी भी थी, तो फिर दोस्तों ने ना वो बिरयानी खा रहे थे तो फिर उन्होंने ना मुझे भी बुला लिया। फिर जब मुझे बुलाया तो फिर वालदा ने एक चांट मारी कि जो पूछा वो तो बता, तू नई स्टोरी शुरू करके बैठ गया। तो आपने भी पेपर में ये काम नहीं करना कि जो पूछा है वो आप बता नहीं रहे, आप एक अपनी फिलोसफी, एक अपनी थ्योरी लेके आ रहे हो, ऐसा काम नहीं करना। जो पूछा है वो बता दो, उसके बाद आप जो मर्जी लिखो, होना उसके रेलिवेंट चाहिए। ठीक है, तो आंसर जो है वो टू दी पॉइंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो पूछा पहले वो बताओ, जो पूछा पहले वो बताओ, और जब वो लिखना है वो बोल्ड होना चाहिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें एग्जाम्पल्स अगर नहीं पूछी तो देनी है, अगर बनती है, अगर आपको आती है तो एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है, नहीं कहना कि एग्जाम्पल नहीं पूछी थी इस वजह से मैंने लिखनी है। एग्जाम्पल लाजमी दें, अगर उसके रेलिवेंट कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लाजमी वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद इसकी ना एक प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। जैसे सपोज करो क्वेश्चन आ गया डिफाइन केमिस्ट्री, अभी मैंने आपको कुछ सैंपल्स दिखाए थे, तो यहाँ पे आपने बोल्ड कर देना है। ठीक है, यहाँ से शुरू करते होते हैं और यहाँ से आपने शुरू कर दिया, उसके बाद जब ये एंड हो गया और इसके बाद आपने यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल्स की हेडिंग दी और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी और यहाँ पे आपने फिर एक लाइन लगा देनी है हाफ पेज पे। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स कर रहे हो, लिख रहे हो, तो आपने हर क्वेश्चन एंड होने पे हाफ पेज पे जो है वो लाइन जरूर लगानी है। ये बताता है कि क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे खत्म हो गया, पहली बात। दूसरी बात आपने ये देखनी है कि आप ये भी लिख लें कि लाइन जो है वो लाजमी आपने लगानी है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के सपोज करें 12 क्वेश्चन है, हमने तो 8 अटैम्प्ट करने हैं, तो हमने क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे होते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको थोड़े से मीडियम होते हैं, दरमियाने होते हैं, और कुछ होते हैं जिसमें आपको भी डाउट्स हो रहा होता है। तो आपने क्या करना है, उनकी एक सिमेट्री बना देनी है। सिमेट्री कैसे बनानी है कि वो क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा, एक तो आता है सबसे अच्छे वाला, एक उससे सेकंड नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना वो आप पहले लिखें। ठीक है, फिर जो सबसे अच्छे वाला है वो सेकंड नंबर पे लें। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह एक क्वेश्चन की ना सिमेट्री बन जाएगी, क्योंकि आप एग्जामिनर को डॉज कर रहे हो। एग्जामिनर के माइंड में भी यही है कि बच्चे ने वही सवाल पहले लिखना जो उसको अच्छे से आता है, लेकिन उसे क्या पता ये बच्चे मुज़म्मिल मिर्ज़ा का लेक्चर सुन के आए हैं। तो आपने क्या करना है कि एग्जामिनर को डॉज करना है कि सबसे पहले वो क्वेश्चन लिखना है जो सेकंड नंबर वाला है, और जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड नंबर पे लिख देना है। इसी तरह थर्ड वाला, फोर्थ वाला थर्ड पे, थर्ड वाला, एक सिमेट्री बन जाएगी। जब एक सिमेट्री बनेगी, एग्जामिनर को पता चलेगा कि मुझे जो पेपर जो है वो, अब एग्जामिनर को एक तरीके से और हमने डॉज करना है कि आपने जब क्वेश्चन लिखना है ना, जो उसने पढ़ के ढूंढना है, आप उसको बोल्ड करें, आप उसको हाईलाइट कर दें पहले से ही, कि एग्जामिनर को पेपर पढ़ना ना पड़े। मैंने आपको अपनी स्टोरी भी सुनाई कि जब मैं पढ़ता था तो उसमें भी क्या था कि एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, लेकिन मुझे पेपर लिखने का पता था, स्टाइल पता था, पैटर्न पता था, चीज़ें बोल्ड करनी थी, उस क्वेश्चन के रेलिवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भी पता था। तो मैंने चीज़ों को बोल्ड किया, एग्जामिनर को डॉच हुआ, उसने पूरे नंबर दिए। तो इस तरह होता है सम टाइम। ठीक है, मतलब ज़्यादा चांस होते हैं, 70-80% चांस होते हैं कि आपका पेपर वो ना पड़े, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट उसने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए ना, चेक कर लिए, अब उसके माइंड में जो इमेज बना था कि पेपर नीट एंड क्लीन है, अब वो इमेज और पक्का हो गया कि पेपर आगे सारा सही होना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने जब क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कर लेने हैं, 8 अटेम्प्ट करने हैं, 9वें की जगह छोड़ देनी है। जो 9वां क्वेश्चन है उसकी जगह छोड़ देनी है, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन लाजमी एंड पे लिखना है, पहले नहीं। पहले तो वो लिखें जो आपको आते हैं, एक ही जगह छोड़ जाएं, और एंड पे जाके आपके पास टाइम होगा वो एक्स्ट्रा लाजमी करते हैं। क्योंकि रिसेंटली हमने भी बोर्ड के पेपर चेक किए हैं, उसमें ये होता है कि जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना,
आपने सपोज करें 9 अटैम्प्ट किए हैं, तो उसमें हमें ये कहा जाता है कि आपने क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट चेक करने हैं, उसमें से अगर किसी का एक क्वेश्चन है, एक नंबर है ना, और एंड वाले के 2 नंबर है, तो आपने वो 2 नंबर नोट करने हैं। ठीक है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि एंड वाला तो चेक ही नहीं होता है भाई चेक, तो आपने इसको जो है वो ये नहीं समझना कि ये फजूल है, आपने इसको लिख के आना है और अच्छे तरीके से, लेकिन लिखना एंड पे है ताकि आपका पेपर ना रह जाए, क्योंकि वो तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है ना, अगर एक्स्ट्रा आप साथ लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो उसका फायदा कोई नहीं है, या आप एंड पे उसकी जगह छोड़ दें, अगर टाइम मिला तो लिख दें, नहीं टाइम मिला तो कोई बात नहीं, आपका पेपर तो पूरा ही है। अब आपके जब क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हो जाने हैं, तो आपने फिर जब क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करना है, तो उसमें आपने ना पूरे पेज पे ऐसे लाइन लगानी है, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करना है, फिर इसी तरह उसके भी सारे पार्ट करने हैं, फिर एक पूरी लाइन लगानी है पेज पे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करना है। तो जब आपके सारे सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर आप सेक्शन 2 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इसी तरह लॉन्ग लिखने का एक मेथड होता है कि लॉन्ग में ना अक्सर जैसे बायो में भी थ्योरीज आती हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है वो न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, और फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल्स क्योंकि 3 नंबर का है, थ्योरी 5 नंबर की है, उसमें ना आपको हेडिंग्स याद होनी चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ एग्जामिनर ने कभी भी एग्जामिनर लॉन्ग पूरा नहीं पढ़ता, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कभी भी एग्जामिनर लॉन्ग पूरा नहीं पड़ेगा। आपने जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है ना, उसकी जो ज़रूरी हेडिंग्स हैं, अगर डायग्राम है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, और उन ज़रूरी हेडिंग में जो लिखा है उसमें जो आप पॉइंट्स बोल्ड कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, आपको पता है कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप अगर इतना काम कर लोगे तो आपके लॉन्ग में भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन में 5 आते हैं, 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है कि वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो तो लाजमी करें, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक एक्स्ट्रा लॉन्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि एंड पे जाके ना जो पेपर होता है उसको, अगर आपके पास टाइम एंड पे 5-10 मिनट मिल ही जाते हैं ना, उसको आपने रीचेक करना है, उसमें कहते हैं री रीडिंग, रीचेकिंग। जब आप वो रीड करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी नजर आएंगी जो आपको भी नहीं पता होगा, जो रह जाती हैं, जो छूट जाती हैं, या सम टाइम हम दिमाग में कुछ सोच रहे होते हैं, हमारे हाथ कुछ लिख रहे होते हैं, तो वो भी हमारी आंखों से जब गुजरता है तो हम उसको फ़ौरन से करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो अपना एहतसाब खुद करता है, फिर लोग उसमें से जो कमियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं वो कम निकालते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ना आपने उसको अच्छे तरीके से रीड लाजमी करना है अगर आपके पास टाइम है। एक और बात कि आपने जिस पेंसिल से बोर्ड में लिखना है, आपने अपना स्कूल वर्क, होमवर्क, एकेडमी वर्क, कुछ भी आपने काम करना है, रफली भी करना है, तो आपने उसी पेंसिल से करना है। अगर आप पेन यूज़ करते हैं, पेंसिल यूज़ करते हैं, आप पूरा साल उसी को यूज़ करें, क्योंकि जिस फौजी ने जंग में जिस हथियार के साथ लड़ना है तो क्यों ना हम उसी हथियार से प्रैक्टिस करें। ये तो नहीं ना होना कि वो प्रैक्टिस किसी और हथियार से कर रहा है तो जाते हुए कहता मैं नया ले जाता हूँ और जंग में वो नया चले ना। तो इसलिए आपने ये काम करना है कि जिस पेंसिल से आपने बोर्ड में एग्जाम लिखना है तो उसी पेंसिल से आपने पूरा साल प्रैक्टिस भी करनी है। एक और चीज़, आपके पास जो ज्योमेट्री होती है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, उसमें से चीज़ें नज़र आ जानी होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो लुकी छुपी हो और उसमें से कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो। ठीक है, और आपके पास जो स्केल होता है ना वो भी प्लास्टिक का होना चाहिए, क्योंकि वो जो वुड का स्केल होता है उसमें उसके ऊपर कुछ लिखा भी जा सकता है, तो इसलिए इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। और एक और काम करें कि वैसे ब्लैक मार्कर अलाउ नहीं होती, लेकिन आप उसको थोड़ा सा टच दे सकते हैं। ठीक है, मतलब मेकअप उसका कर सकते हैं थोड़ा सा, जिससे वो पेपर जो है वो दिखने में और थोड़ा सा ग्रेसफुल हो जाता है। इन चीज़ों का आपने ना ख्याल करना है भाई। ओके, अच्छा, उसके बाद ना 2-3 अच्छा, ये सेकेंड ईयर का है। अगर आप देखें तो कौन सा क्वेश्चन अभी चैप्टर, हाँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ब्लैक मार्कर भी थोड़ी सी यूज़ की, ज़्यादा नहीं। ये देखें यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है, तो ज़्यादा ब्लू मार्कर आपने यूज़ करना है इसमें। नज़र आ रहा है भाई? ओके, अब मेन तो हमारा टाइम मैनेजमेंट। अब बात ये है कि पेपर में 3 घंटे होते हैं, उसका फिर हम टाइम कैसे मैनेज करें। कुछ जो लोग हैं उन्होंने एक पूरा फाइंड आउट किया होता है कि किस क्वेश्चन को हम कितना टाइम दें तो वो पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाए। ठीक है, तो उसमें ये स्पेशली ना टाइम मैटर करता है ज़्यादातर उर्दू के पेपर में या इंग्लिश के पेपर में। जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं वो उसमें कभी भी रेयर चांस होते हैं कि आपका टाइम मैनेज ना हो। ठीक है, यहाँ इस्लामियात मुतालिया होता है जिसमें आपका टाइम मैनेज ना हो, यानी मोस्टली आपका उर्दू और इंग्लिश का होता है, जो कि सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। टाइम जो है वो 2 तरह का होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है एक तो आपने डेली रूटीन का टाइम सेट करना है कि हम घर कॉलेज से घर जाएँ, फिर घर के मामला या कॉलेज के मामला कैसे हम सेट करें। ये जो टाइम टेबल होता है ना, डेली रूटीन का जो टाइम होता है, ये तो आपने अपने अकॉर्डिंग ही सेट करना होता है। ठीक है, आपको पता है आपकी रूटीन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डिस्कस करके अच्छे तरीके से राइट डाउन करके और उसी के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। लेकिन जो पेपर का टाइम है वो ज़्यादा मैटर करता है उर्दू और इंग्लिश का, क्योंकि अक्सर ये टाइम मैनेज नहीं होता। बाकी जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका टाइम मैनेज हो जाता है। ठीक है, और मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर ड्यूरिंग स्टडी आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं वो आप डिस्कस यहाँ पर कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम आपको यहाँ पर देंगे। स्टडी के दौरान बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जो आप फेस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आप अपना फोकस नहीं कर पा रहे,
बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं जिसका आपको सलूशन नहीं मिल रहा होता, तो वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जी एनीवन? जी मुदस्सिर? कोई नहीं है? कोई मसला नहीं है? मसला तो है, हल कोई नहीं है। चलें जी, मैं आपकी भरपूर तालियों में तदरीस साहब को वेलकम करता हूँ। तदरीस साहब जो है वो स्टेज पे आएँ और आपको आर्ट्स के हवाले से जो है वो थोड़ा सा गाइड करें।